आज जो हमारा टॉपिक है कंपेयर को लेकर है, तुलनात्मक पहलुओं को लेकर है। जैसे प्रश्न यहाँ पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है कि ऋग वैदिक समाज में और उत्तर वैदिक समाज में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। परीक्षण करें, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ सकता है तो आप उसे कैसे एनालिसिस करके लिख सकते हैं। तो हम आपको बता दें, पहले आप ऋग वैदिक लिख दीजिए। पूर्व वैदिक काल का जो समाज है कैसा था, साथ में उत्तर वैदिक समाज में उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल का जो समाज था, इस समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों को लेकर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर पूर्व वैदिक जिसे हम लोग ऋग वैदिक समाज कहते हैं, क्योंकि जो आर्य लोग आए थे शुरुआत में, वो लोग कबीले के रूप में थे, एक परिवार के रूप में थे। इसका मतलब इनका जो आधार था परिवार का, परिवार या कहिए कुल कहिए, एक आधार था। तो इनका मुखिया कौन होता था? पिता या बड़ा भाई होता था। पिता या बड़ा भाई ये मुखिया होता था परिवार का, परिवार ही आधार हुआ करता था। यहाँ भाई उत्तर वैदिक काल में भी अभी परिवार ही आधार है, परिवार ही आधार है और पिता या बड़ा भाई ही मुखिया है। यहाँ पर भी सेम कहानी वही है। इनके अधिकार जो थे बहुत ही असीमित थे, बहुत ज़्यादा थे। जैसा अधिकार ऋग वैदिक काल में था, पिता या बड़े भाई को या परिवार की जो स्थिति थी, वही स्थिति यहाँ पर भी है, परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देता है, यहाँ पर पितृसत्तात्मक है। परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर भी वही है, सेम उत्तर वैदिक काल में। अब परिवर्तन कहाँ दिखाई दे रहा है? परिवर्तन यहाँ ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण का संदर्भ रंग से था। रंग मतलब कलर से। दो प्रकार के लोग यहाँ पर हैं, एक गोरे और एक काले। केवल वर्ण का मतलब रंग से था यहाँ पर, और इस वर्ण का मतलब दो से है, एक जो है गोरे से है और दूसरा काले से है। इससे यही लगता है कि जो भारत के लोग थे, जो मूल निवासी यहाँ के थे, वो काले रंग के थे। जो आर्य लोग, क्योंकि अलग अलग जगह से इतिहासकारों ने बताया कि अलग अलग जगह से आए थे, और संभवतः गोरे लोग थे। और यहाँ पर अभी जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। एक ही परिवार में यहाँ पर क्या है, कई लोग हो सकते थे। तीन प्रकार के मुख्य रूप से जातियों का उल्लेख दिखाई देता है यहाँ पर। जैसे एक है ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा दूसरा है क्षत्र, और क्षत्र के अलावा जो है विष है। ब्रह्म का मतलब क्या होता था? ब्रह्म का मतलब होता था जो यज्ञ कराए, पूजा पाठ कराए, ज्ञान दे। दूसरा क्या है? क्षत्र। क्षत्र का मतलब होता है जो युद्ध करे। और तीसरा क्या होता था? विष, जो सामान्य जन होते थे। और ये तीनों एक ही परिवार में हो सकते थे। हो सकता है एक ही परिवार में तीन भाई हों, कोई ज़्यादा बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, यज्ञ करा रहा हो। एक हो सकता है ज़्यादा शक्तिशाली हो, जो ज़्यादा शक्तिशाली वो युद्ध कर रहा है, रक्षक है, वो रक्षक कर रहा है। और हो सकता है उसी एक परिवार में कोई बहुत सामान्य रूप से हो। तो एक ही परिवार में कई लोग हो सकते थे। इसका मतलब यहाँ पर अभी जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं है।
यहाँ पर वर्ण स्पष्ट रूप से 4 वर्ण दिखाई देने लगा है। ये हमें पता कैसे लगता है? जो शुरुआत में लिखा गया वो पूर्व वैदिक काल है, इसका मतलब ऋग वैदिक काल। इसका मुख्य रूप से स्रोत ऋग्वेद है और यजुर्वेद या सामवेद इसके बाद में लिखे गए और सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया। यहाँ इसका जो स्रोत है मुख्य रूप से अथर्ववेद है, अथर्ववेद। और जितने भी वेद हैं सभी के वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। वेद जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। वेद का एक भाग है, वेद का दूसरा भाग है। जो एक भाग दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं उसमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उसी वेद में ही है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेद का एक हिस्सा है। जो वेदों में जहाँ पर कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, वेद में जहाँ पर कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, जो मुख्य रूप से गद्य में लिखा गया है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। वेद में ही है, अलग से नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद का ही हिस्सा है। जैसे अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। क्लियर? ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है आयतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। क्लियर? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, आयतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐसे सामवेद के भी हैं, यजुर्वेद के भी हैं। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण शाखा और दूसरा है शुक्ल शाखा। शुक्ल शाखा का एक आपको ब्राह्मण ग्रंथ मिलेगा। शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल शाखा का भाग है जो यजुर्वेद का एक हिस्सा है। तो अथर्ववेद बाद में लिखा गया है। जो बाद में लिखा गया है इसका मतलब वो उत्तर वैदिक समाज को इंगित कर रहा है। जो शुरुआत में लिखा गया है इसका मतलब क्या है? वो पूर्व वैदिक समाज को इंगित कर रहा है। तो ऋग्वेद के आधार पर हम कह सकते हैं वो पूर्व वैदिक समाज ऐसे था और अथर्ववेद या यजुर्वेद के कुछ हिस्से या सामवेद के कुछ हिस्से जो बाद में लिखे गए हैं, लिखने से पता चलता है। इतिहासकार बता देते हैं कि ये पहले का लिखा है कि ये बाद का लिखा है, घटना खुद पता चलेगा। तो अथर्ववेद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया जाति व्यवस्था अभी एक ही परिवार में है। एक ही परिवार में कई लोग हो सकते हैं। विश्व हो सकता है, विश्व मतलब जो सामान्य लोग हैं। छत्र हो सकता है जो युद्ध करने वाले हैं। अगला कौन हो सकता है? ब्रह्म हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रह्म हो सकता है। ब्रह्म मतलब जो ज्ञानी हो, ज्ञान दे, शिक्षा दे, ब्रह्म ज्ञान रखे, हो सकता है। इसका मतलब एक ही परिवार में कई लोग होते थे। लेकिन यहाँ पर चलकर जाति व्यवस्था परिणित दिखाई देती स्पष्ट रूप से। इसका मतलब जो ज्ञान देने वाले लोग हैं उनके परिवार में सभी ज्ञानी हो सकता, कोई ज्ञानी ना हो लेकिन उसको भी ज्ञानी में रख दिया गया। कोई परिवार जो युद्ध करने वाला है, हो सकता सभी कमजोर, सभी मजबूत ना हो, कुछ कमजोर भी हो, लेकिन जो कमजोर हैं वो भी उसी में छत्री हो गया, मजबूत छत्र। छत्र से छत्री मुझे लगता है निकाला गया। दूसरा सामान्य जन, जो अदर बैकवर्ड SC ST जो भी समय है। यहाँ पर अथर्ववेद के जो अंतिम, इसमें अथर्ववेद में नहीं, जो ऋग्वेद का अंतिम मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सभी जानते हैं। अंतिम मंडल जो है 10वां मंडल है, जो सबसे बाद में लिखा गया, अथर्ववेद के समय लिखा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में स्पष्ट रूप से 10वें मंडल में स्पष्ट रूप से शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इससे क्या पता लगता है? अब
उत्तर वैदिक काल में शूद्र लोग आ गए हैं, शूद्र की उत्पत्ति हो गई है। इसका मतलब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था अब जन्म लेने लगा है, स्थितियां वैसी बना दी गई थी। तो यहाँ पर वर्ण जो है चार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। एक ब्राह्मण है, दूसरा है क्षत्रिय है, ये ज्ञान देता था, यज्ञ कराता था, ये युद्ध करता था। क्षत्रिय के अलावा अगर देखेंगे वैश्य है, जो सामान्य वैश्य में कई लोग हैं, पशुपालक भी वैश्य, जो पशुपालक थे वो भी वैश्य में ही आते थे उस समय। और एक है शूद्र, ये शूद्र जो है सभी की सेवा करता था, सभी मतलब इन तीनों की। संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसमें ये कुछ लोग ऐसे थे, स्थितियां जो बना दिए उस समय। तो वर्ण व्यवस्था कुल मिलाकर के उत्तर वैदिक काल में जन्म ले लेता है, और साथ में जाति व्यवस्था जो अभी परिवारगत होता था, अब एक ही परिवार में कई लोग होते थे, अब अलग अलग होने लगे। इसका मतलब जाति व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देने लगा, स्पष्ट रूप से जाति व्यवस्था दिखाई देने लगता है उत्तर वैदिक समाज में। ठीक, यहाँ पर अभी देखिए, अगर इसकी बात किया जाए पूर्व वैदिक समाज की, इसको नोट कर लीजिए। तो एक पूर्व वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज में एक नया और परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था अब आ गया है। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था यहाँ पर जो दिखाई देने लगा है, अभी ऋग वैदिक समाज में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। ये आश्रम, आश्रम मतलब जिसमें हम लोग कहते हैं 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है, और 25 के बाद यानी कि 26 से लेकर 50 साल तक का क्या है, एक गृहस्थ है। उसके बाद 51 से लेकर 75 वर्ष तक क्या है, वानप्रस्थ है। और उसके बाद में 76 से लेकर 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम है। तो 4 आश्रम जो बताए गए हैं, क्योंकि मानव को लगभग मानव का जो एज पीरियड है, उम्र सीमा है, लगभग 100 वर्ष माना गया है। तो इसलिए आश्रम व्यवस्था, आश्रम जो दिखाई दे रहा है 4 वर्णों में दिखाई दे रहा है। कितने? 4 वर्ण में दिखाई दे रहे हैं आश्रम। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? जालाबोपनिषद में। कहाँ मिलता है? जालाबोपनिषद में। जालाबोपनिषद में ये पहली बार हमें दिखाई देता है। और ये जालाबोपनिषद जो है यजुर्वेद का एक हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का, यजुर्वेद का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा? यजुर्वेद का एक हिस्सा है। क्लियर हो गया? जालाबोपनिषद में आश्रम व्यवस्था पहली बार। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, पूर्व वैदिक समाज में चूंकि आर्य लोग आए थे, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे थे। यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। इसमें अपाला है, अपाला, घोषा, अपाला, घोषा, ऐसी कई स्त्रियों का नाम आता है जो विदुषी महिलाएं थी, बहुत ही पढ़ी लिखी थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता है, सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर भी अभी सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है यहाँ पर भी। लेकिन अपाला, घोषा और जैसी कई महिलाएं जो शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, इनका भी समाज में वर्चस्व था। महिलाओं की स्थिति जो है यहाँ पता चलता है, महिलाओं की स्थिति ठीक थी। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? ठीक थी। महिलाओं की स्थिति जो थी ठीक थी, कंडीशन ठीक था। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है, उनकी स्थिति दयनीय दिखाई देती है। कैसे पता लगता है?
कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? इंटरव्यू में पूछ लिया, कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, या मेंस में कैसे लिख सकते हैं, कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। अथर्ववेद इसका स्रोत है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म पर निंदा किया गया है। अथर्ववेद में लिखा गया स्पष्ट रूप से कि कन्या का जन्म जो है ये निंदनीय है, अच्छा नहीं। कन्या का जन्म, कन्या के जन्म से जो है अनेक प्रकार का जो अपने वैदिक संस्कृत में लिखे हैं उससे स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद में कुल मिलाकर के कन्या के जन्म की निंदा किया गया है। इसका अथर्ववेद स्रोत है। इससे स्पष्ट क्या होता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक नहीं। ऋग्वेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है मुख्य रूप से कर्मकांडी भाग होता है। सभी वेद के जितने भी वेद हैं, सभी वेदों के एक ब्राह्मण ग्रंथ है। किसी किसी के दो हैं, जैसे ऋग्वेद के दो हैं, अथर्ववेद का एक ही है, गोपथ ब्राह्मण। तो अगर ऋग्वेद की बात किया जाए, इसको नोट कर लेंगे, अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में दो हैं, ऋग्वेद में दो ब्राह्मण हैं। नंबर एक है ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है ब्राह्मण। दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या के जन्म पर, कन्या के जन्म को जो है कन्या की स्थिति को, कन्या को या महिला को जो है, स्त्री को जुआ और धूत के समान बताया गया है। जुआ और धूत के समान बताया गया है। ये जुआ जैसी है या शराब जैसे है या मदिरा जैसे है। इसका मतलब क्या पता लगता है कि उत्तर वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। जबकि शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का हिस्सा है, शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि महिला या महिलाएं या स्त्रियां पुरुषों की अर्धांगिनी होती हैं। महिलाएं पुरुषों की अर्धांगिनी होती हैं। इस शब्द से पता लगता है कि पूर्व वैदिक समाज में अर्थात ऋग वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। जबकि यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण से यह स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा। हाँ, ये जरूर है, शतपथ ब्राह्मण में एक चीज और लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में ये बताया गया, अगर कृषि की बात किया जाए, शतपथ ब्राह्मण में यह स्पष्ट है कि 4 से लेकर 24 बैलों तक खेती होती थी। 4 बैल से लेकर 24 बैलों तक खेती करने का उल्लेख मिलता है। इससे क्या पता लगता है कि कृषि उन्नत स्थिति पर थी, चाहे ऋग वैदिक समाज में हो या उत्तर वैदिक समाज में। और उत्तर वैदिक समाज ऋग वैदिक समाज में बांटने का सबसे पहला मेन कारण मिलता है लोहे का आविष्कार, लोहे की खोज। 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक स्थान है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लोहा प्राप्त हुआ और लोहे के प्राप्त होने से कुल्हाड़ी, कुदाल, फावड़े अनेक चीजें बनने लगे। इससे बनने से जंगलों की कटाई करना आसान हुआ। जंगलों की कटाई, वनों की कटाई करने के बाद में वहाँ पर कृषि साधन धीरे धीरे कृषि करने लगे, गुड़ाई उड़ाई करके, चाहे जैसे करके। तो कृषि में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और उसके परिवर्तन के साथ साथ अनेक कई परिवर्तन दिखाई दिए। इसीलिए वैदिक समाज को ही इतिहासकारों ने 2 समाजों में बांट दिया, एक पूर्व वैदिक, दूसरा है ऋग वैदिक। ये तो केवल था सामाजिक विभाजन। इसमें और भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, जैसे हम देखेंगे पुरुषार्थ की बात। ऋग वैदिक समाज में पुरुषार्थ का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक समाज में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ कौन कौन होते हैं? 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। तो इसमें सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ कौन है? वो धर्म है। धर्म है,
अर्थ है, काम और मोक्ष। अंतिम में सबको क्या चाहिए? मोक्ष, मुक्ति, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धर्म। यहां पे ये भी दिखाई दे रहा है। और यही इतना नहीं, उत्तर वैदिक समाज में धीरे धीरे आडंबर, अंधविश्वास धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका स्रोत कई चीजें दिखाई दे रही हैं। अथर्ववेद एक आपको मिलेगा, मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में भी, मैत्रेयी संहिता में भी स्त्रियों को, मैत्रेयी संहिता में स्त्री को या कन्या को, कन्या क्या स्त्री को कहिए, स्त्री को जुआ और मदिरा के समान बताया गया है। जुआ और मदिरा के समान बताया गया है। क्लियर हो रहा कि नहीं? इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? समाज में स्त्री के अलावा, हाँ एक चीज, अगर अनटचेबल जो हम लोग इस समय अनुच्छेद 17 पढ़ते हैं, क्या उस समय छुआछूत जैसा था? नहीं। अभी मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल से शूद्र शब्द जरूर आया है, लेकिन कहीं भी किन्हीं भी वेदों में, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का हिस्सा हो, चाहे उसका जो है कोई शाखा हो, कहीं भी अभी भी छुआछूत जैसा, अस्पृश्यता जैसा कोई शब्द नहीं आया है। हाँ, यहाँ पर एक शब्द जरूर मिलता है, बहतू शब्द। बहतू, बहतू शब्द। बहतू का मतलब होता है दहेज। जो स्थिति यहाँ पर भी थी वही स्थिति यहाँ पर भी, दोनों स्थिति में। इसका मतलब ऋग्वैदिक समाज में जब कन्या की मतलब स्त्रियों की जो मतलब विवाह के बाद विदाई होता है, तो कुछ लड़की का पिता उपहार स्वरूप अपने बेटी को कुछ देता है, जिसे हम लोग दहेज भी कहते हैं। कहीं कहीं जबरदस्ती देना पड़ता है, लोगों को मजबूरी में देना पड़ता है, कहीं कहीं स्वेच्छा से लोग देते हैं, जिसके पास जैसा संपत्ति इस समय है। उस समय भी ऐसा लगता था कि लोग देते थे। अब क्या स्थिति है कि जबरदस्ती वाला था कि स्वेच्छा से था? तो लेकिन बहतू शब्द से स्पष्ट होता है कि दहेज जैसा व्यवस्था ऋग्वैदिक समाज में भी था और उत्तर वैदिक समाज में भी। लेकिन ये स्पष्ट है, उत्तर वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई थी, जिसका हमारे पास स्रोत जो है मैत्रेयी संहिता है। मैत्रेयी संहिता के अलावा ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है, जो शूद्र शब्द है। शूद्रों की स्थिति यहाँ पर धीरे धीरे गिरती जा रही है। कुछ यज्ञ थे जैसे सोम यज्ञ, उन सोम यज्ञ में शूद्रों को भाग लेने का अनुमति था, लेकिन बहुत से यज्ञ ऐसे थे जिसमें शूद्र को हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। अंतरजातीय विवाह की अगर बात करें तो यहाँ पर विवाह देखिए, अंतरजातीय विवाह ज्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पर अंतरजातीय विवाह कम हो गए हैं। अंतरजातीय विवाह यहाँ होते थे पूरे, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था था ही नहीं। केवल यहाँ पर यह था कि ये वर्ण मतलब दो वर्ण थे, एक गोरा है और एक काला है, एक गोरा है और दूसरा काला है। एक गोरा वाला, गोरे का जो वर पक्ष है, काले के कन्या पक्ष से विवाह नहीं कर सकता था, ये निषेध था, प्रतिबंधित था। बाकी वर्ण व्यवस्था नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं था, इसका मतलब अंतरजातीय विवाह होते थे। लेकिन यहाँ पर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था दिखाई देता है। इसका मतलब अब जो है अंतरजातीय विवाह बहुत कम होने लगे, इक्का दुक्का हो रहे थे। इसके अलावा अगर कुछ देखेंगे तो अपवाद स्वरूप बड़े बड़े लोगों में दिखाई देता है, जैसे क्या नाम उनका था, मनु थे। मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। वही मनु, कोई मनु थे, जो एक मनु थे, कोई थे या जो जिनको हम लोग अभी आज मनु भी मानते, मनु की पुस्तकें, मनु के जो किताबें आती हैं, तो हो सकता वही रहे हो। लेकिन आता है कि मनु के 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है।
अब यहाँ पर ऋग वैदिक समाज में, उत्तर वैदिक समाज में पिता या बड़ा भाई सर्वे सर्वा होता था प्रेत सत्तात्मक होने के कारण। यहाँ पर ऐसा माना जाता कि विश्वामित्र थे, उनके 50 पुत्र थे और 50 पुत्रों ने उनकी आज्ञा नहीं माना, इसलिए जो है उन्होंने उन 50 पुत्रों को घर से निकाल दिया। कठोर आज्ञा था। तो कुछ शासन व्यवस्थाएं टाइट थी। इसका मतलब जो प्रेत सत्तात्मक में पिता या बड़ा भाई होता था उसके पास असीमित शक्ति रहता था। आज भी है, लेकिन आज लोकतंत्र है, आज सिस्टम दूसरा बदला है। तो इस तरीके के हम लिख सकते हैं। बाकी और हैं, हम आगे टॉपिक में देखते हैं। तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।